अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी वो ये कि क्या मर्दाना गदूद का इलाज दवाओं से किया जा सकता है और ख़ुसूसी तौर पर गदूद को दवाइयों के साथ बिना ऑपरेशन के कम किया जा सकता है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब हम वीडियो में जानेंगे। जब भी मरीज़ को बढ़ते हुए गदूद की वजह से अलामात सामने आती हैं तो वो हमारे पास अगर प्रेजेंट करता है तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में मरीज़ से पेशाब के मुतालिक तमाम किस्म के सवाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लू मिलता है कि ये अलामात जो हैं बढ़े हुए गदूद की अलामत हैं। तो जब भी पेशेंट आता है तो साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पे हम देख लेते हैं कि मरीज़ के गदूद का साइज़ कितना है, क्या वो बड़ा हुआ है या वो छोटा है। इसके अलावा मसाने के अंदर कोई जो बुरे असरात हैं वो तो नहीं सामने ना आ रहे, जैसे गदूद की वजह से मसाना कमज़ोर होने की अलामात आती हैं। इसके अलावा मसाने की वाल कमज़ोर हो जाती है, मसाने में पथरियाँ बन जाती हैं, गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम अमूमी तौर पर अल्ट्रासाउंड में ये सब चीज़ें देख लेते हैं। गुर्दे कैसे हैं, गुर्दों में कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और ये अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मरीज़ के अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि मरीज़ का स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी की जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम मरीज़ को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अब वो कौन कौन सी दवाई हैं जो हम गदूद के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो अमूमी तौर पर यूज़ होने वाली दवाई है वो है अल्फ़ा ब्लॉक, जो टैमसोलिन, मैक्सफ्लो इस तरह के नामों से मार्केट में अवेलेबल है। अक्सर औक़ात जो गदूद के मरीज़ होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इन गोलियों का नाम और इन गोलियों की जो कैप्सूल की बेसिकली शक्ल भी अच्छे तरीके से याद होती है। अमूमी तौर पर कुछ पेशेंट जो हैं ये काफ़ी अरसे से ले भी रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम पहली दफ़ा अल्फ़ा ब्लॉकर्स को स्टार्ट करते हैं। जब भी मरीज़ हमारे पास गदूद के साथ आता है और उसका गदूद 40 ग्राम से कम होता है तो सबसे पहले जो पेशेंट को हम सबसे पहले हम मेडिसिन देते हैं वो होती है टैमसोलिन या मैक्सफ्लो या अल्फ़ा ब्लॉकर। जब भी पेशेंट को ये दी जाती है तो उसे एडवाइस किया जाता है कि इस मेडिसिन का असर जो है कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आ जाएगा। 1 महीने के बाद आपने दोबारा फॉलोअप पे आना है। हम देखेंगे कि इस मेडिसिन से आपकी तकलीफ़ जो है उसमें कितने % जो है वो फ़ायदा हुआ है। अगर मरीज़ को बिलफ़र्ज़ फ़ायदा होता है तो तमाम उम्र मरीज़ को ये मेडिसिन खानी पड़ सकती है, और अगर मरीज़ को इससे फ़ायदा नहीं होता तो एक मज़ीद पोटेंट दवाई है जिसको साइलोडोसिन या साइलोरैप के नाम से मार्केट में आजकल अवेलेबल है, वो दी जाती है। उसके बड़े अच्छे बेनिफिट से पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के साथ प्रेजेंट करता है। अल्फ़ा ब्लॉकर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके अंदर मरीज़ को कमज़ोरी महसूस हो सकती है, थोड़े से चक्कर आ सकते हैं और सर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत मरीज़ जब एकदम से खड़ा होता है सुबह तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ये सब अलामात जो हैं वो इतना ज़्यादा पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर जब भी इजैकुलेशन होती है तो इजैकुलेशन जो है वो बाहर आने की बजाय मसाने की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है अक्सर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और परेशान होते हैं। तो हम पहले ही उनको एडवाइस कर देते हैं कि मेडिसिन यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी इजैकुलेशन ना हो और जो आपका मर्दाना मवाद है या मनी है वो मसाने के अंदर ही चली जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो पेशेंट मर्दाना गदूद की अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं और जिनको आँखों का भी मसला है, जिनके आँखों के अंदर मोतिया है, ऐसे मरीज़ों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो या तो हम उन्हें एडवाइस कर देते हैं कि पहले अपना मोतिया का ऑपरेशन करा लें, अदरवाइज़ हम ये एडवाइस करते हैं कि ऑपरेशन से तकरीबन 1 महीने पहले अपनी जो गदूद की दवाई हैं ये बंद कर दे, ख़ास तौर पे जो अल्फ़ा ब्लॉकर टैमसोलिन है या मैक्सफ्लो है। इससे जो उनकी आँख के ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर उसकी मौजूदगी में ऑपरेशन होगा तो मरीज़ को मोती के ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने में आ जाती हैं। अगर एक पेशेंट को हमने अल्ट्रासाउंड कराया है और उसका गदूद 40 ग्राम से ज़्यादा होता है तो ऐसी सूरत में हम 2 दवाइयों का मुरक्कब पेशेंट को देते हैं, जो अमूमी तौर पर पेशेंट मैक्सफ्लो डी, टैमसोलिन प्लस या फिर ड्यूडॉट के नाम से लेते हैं। ये कदरे महंगा कैप्सूल होता है। अमूमी तौर पर लोग इसकी पहचान इसी तरह रखते हैं कि ये मोस्ट तकरीबन 100 रुपये का एक कैप्सूल होता है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो पेशेंट को ज़रा ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा, ये एक वाहिद वो मेडिसिन है जिसके अंदर 2 मुरक्कबात होते हैं, जिसके अंदर अल्फ़ा ब्लॉकर प्लस 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इनहिबिटर होते हैं। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इनहिबिटर क्या करता है वो ये कि मरीज़ के जो गदूद है उसके साइज़ को छोटा कर देता है, और ये दूध को साइज़ को कम करने के जो इसका असर है वो तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसे में अचीव करता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और मेरे अपने पेशेंट्स के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर मैंने ये भी नोट किया है कि एटलीस्ट 3 महीने के अंदर अंदर भी मरीज़ का गदूद का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनके अंदर गदूद का साइज़ जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। दूसरा जो इसका मुरक्कब है वो टेम्सोलिन है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अमूमी तौर पर इसके अंदर भी हमने पेशेंट को पहले फॉलोअप के ऊपर 1 महीने के बाद बुलाते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को 3 महीने के बाद और उसके बाद 6 महीने के बाद फॉलोअप पे बुलाते हैं। अगर मरीज़ गदूद से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना करे तो पेशेंट को सारी उम्र इसी कैप्सूल के साथ गुजारा करना पड़ता है। अगर फॉलोअप पे पेशेंट का प्रोस्टेट जो है 40 ग्राम से कम हो जाता है तो फिर हम कॉम्बिनेशन को रोक के सिर्फ अल्फा ब्लॉकर स्टार्ट कर देते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है जो मैंने बताया है, इसके अंदर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वो मर्दाना ताकत को थोड़ा कम कर सकता है, मरीज़ के साथ इरेक्शन के प्रॉब्लम हो सकते हैं और मरीज़ की जो इजैकुलेशन है, जो वॉल्यूम सीमन का निकलता है वो कम हो जाता है। अगर हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज लट्स हैं, स्टोरेज लट्स से मुराद ये कि मरीज़ को पेशाब बार बार आता है, मरीज़ को पेशाब जो है रात को बहुत ज़्यादा आता है और इसके अलावा मरीज़ को पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा शदीद होती है, बिल्कुल भी उससे कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर पेशेंट बताता है कि मैं पेशाब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वॉशरूम जाते जाते ही मेरा पेशाब निकल जाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमने फिर एंटी मस्करीनिक्स ऐड करने होते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो मरीज़ के पेशाब के कंट्रोल को, मसाने के कंट्रोल को बेहतर बनाती हैं। अमूमी तौर पर मार्केट में बहुत सारे नामों से ये अवेलेबल हैं, जिसमें सोलिफिन, वेजेटिक और इससे मिलते जुलते काफ़ी सारे नाम हैं। इसके अंदर बेसिकली सोलिफिनासिन होता है। इसके अलावा टॉलटेरोडीन एक मेडिसिन है जो उसीटॉल के नाम से आती है। ये बड़ी मौसर दवाइयाँ हैं, इनको देने से मरीज़ का जो मसाना है उसकी जो गैर इरादी तौर पे जो हरकतें होती है, ज़्यादा मुतहर्रिक होता है, ये इसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पेशेंट जब भी हमारे पास स्टोरेज लट्स के साथ आता है तो हम उसको ख़ास तौर पे ये मेडिसिन देते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है जिसको स्टोरेज लट्स के साथ साथ दूसरे पेशाब करने में भी तंगी होती है और देखने में ये आता है हिस्ट्री के अंदर, अगर हमें ये पता चलता है कि मरीज़ को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, लेकिन उसको जो स्टोरेज लट्स हैं, मतलब पेशाब बार बार आने की, ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं। तो ऐसी सूरत में अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ सोलिफिनासिन का भी जो है कॉम्बिनेशन हम एडवाइस करते हैं, जिसको टेम्सोलिन एस के नाम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या टेम्सोल एस के नाम से अवेलेबल है। इसमें पेशेंट को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे एक ही कैप्सूल खाना पड़ता है। स्क्रीनिंग्स जो हैं इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में मुराद ये है कि इनका ख़ुसूसी तौर पे ये बेसिकली पेशेंट के बॉडी जो है उसको ड्राई कर देती हैं। पेशेंट का मुंह खुश्क रहता है, आंखें खुश्क हो सकती हैं, कब्ज़ हो सकता है पेशेंट को, इवन पेशेंट के जो पेशाब की रुकावट है उसको भी प्रेसिपिटेट कर सकती है ये। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर कोई पेशेंट हमारे पास स्टोरेज लट्स के साथ ही प्रेजेंट करता है, उसको भी पेशाब बार बार आता है, तो एक नई जनरेशन की ड्रग है जिसे बीटा 3 एगोनिस्ट बोलते हैं, जो मीराबैग्रॉन के नाम से है। तो ये न्यूली लॉन्च है मार्केट में काफ़ी अरसे से। इसको हम माइबिगा के नाम से या मीराबेट के नाम से वाइडली अवेलेबल है ये। तो इसको भी यूज़ करके पेशेंट का हम जो स्टोरेज लट्स हैं वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका भी फीडबैक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये ब्लड प्रेशर को अनकंट्रोल कर सकती है, इसके अलावा हेडेक करा सकती है पेशेंट को और गला भी ख़राब करा सकती है। अगर एक मरीज़ मेरे पास आता है गदूद की मुख्तलिफ़ अलामात के साथ और साथ में उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, तो ऐसी सूरत में हमें वियाग्रा से मिलती जुलती एक दवाई देनी पड़ती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो सिम्टम है वो सारे रिलीव हो जाते हैं। अमूमी तौर पर पेशेंट को हम सियालिस के नाम से एडवाइस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, ये मेडिसिन लाइसेंस नहीं है। तो पेशेंट्स को इस मेडिसिन को ढूंढने में बड़ी मुश्किलात होती हैं, ओवर चार्जिंग होती है पेशेंट्स के साथ। इसके अलावा एक कंडीशन होती है नॉक्टर्नल पोलीयूरिया, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पेशाब रात को ज़्यादा आता है और दिन में कम आता है, ऐसी सूरत को हम नॉक्टर्नल पोलीयूरिया बोलते हैं। मैनेजमेंट के लिए जो है वो हम वेजोप्रेसिन एनालॉग्स देते हैं, जो मिनीरिन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। इसके ऊपर एक इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी वसी टॉपिक है। ये वो सारी मेडिसिन हैं जो गदूद के मरीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपके सवाल का जवाब भी दिया कि मरीज़ के गदूद को दवाइयों के साथ भी ट्रीट बिल्कुल किया जा सकता है, 100% ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे मरीज़ के गदूद को हम दवाइयों के साथ छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड आपका यूरोलॉजिस्ट करेगा। हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही अपनी मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू रखनी है, जारी रखनी है। और इसमें ऐड कर दूं मैं एक बात कि मरीज़ अक्सर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारा इतने ग्राम का प्रोस्टेट है, हमारा इतने ग्राम का प्रोस्टेट है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मरीज़ के गदूद के साइज़ का
मरीज़ के इलाज से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। अगर मरीज़ आते हैं जिनके 80-80, 100-100 ग्राम के प्रोस्टेट होते हैं लेकिन उनको पेशाब में कोई मसला नहीं होता, तो हम उनका कुछ भी इलाज नहीं करते और उनकी जैसे उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है वैसे ही चलने देते हैं। जो गदूद का साइज़ है वो 25 ग्राम से नीचे होता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो 20 ग्राम के प्रोस्टेट के साथ प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पेशाब के मसाइल होते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी दवाइयाँ जो हम सजेस्ट करते हैं उससे साइज़ का लेना देना कुछ नहीं होता। अगर आपको बड़े साइज़ के साथ भी कोई मसाइल नहीं हो रहे तो हम कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, और अगर आपको छोटे गदूद के साथ भी कुछ मसाइल हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको मेडिसिन देना ज़रूरी होता है। तमाम दवाएं जो है मरीज़ काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर लाइफ लॉन्ग भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। देखने में ये आता है कि ये सब मेडिसिन उस वक्त तक चलती हैं जब तक मरीज़ कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना कर ले, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। मतलब उसको बार बार पेशाब में खून आने लग जाए, इन्फेक्शन होने लग जाए, मसाने में पथरी बन जाए, डाइवर्टिकुला बन जाए, या उसके किडनी के ऊपर प्रेशर जाना शुरू हो जाए, या उसके किडनी फेल होना शुरू हो जाए। ये तमाम वैसी इंडिकेशन है जिसमें फ़ौरी तौर पर हमने इन दवाइयों को कट ऑफ कर देना है और पेशेंट को एडमिट करके उसकी फ़ौरी तौर पर सर्जरी करनी है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।